हेलो स्टूडेंट्स, स्वर और व्यंजन नहीं समझ में आ रहा तो चलिए आज ही इसको समझेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण, सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम खंड नहीं कर सकते, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यह मूल ध्वनि, यह इसकी मूल ध्वनि होती है। इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। चलिए अब हम देखेंगे वर्ण के कितने प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करेंगे स्वर से। वर्ण का पहला प्रकार, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। मतलब कहने का ये है, जो स्वर हम स्वतंत्र रूप से बिना किसी की मदद से, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हम जो वर्ण बोल पाते हैं, हम जो स्वर बोल पाते हैं उसे स्वर और वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्णों की संख्या यहाँ पे बताई गई है 11 होती है। ठीक है, तो कितनी संख्याएं होती हैं? 11 होती हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आए, ओ, आउ। तो ये है हमारी 11 स्वर जिनको हम बिना किसी मदद के बोल सकते हैं। अब देखेंगे उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर हमारे हैं 3। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तो अभी क्या है हमारे, इनका मतलब क्या है? हर्ष स्वर का मतलब क्या है? दीर्घ स्वर का मतलब क्या है? प्लुत स्वर का मतलब क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर्ष स्वर से। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 हैं, अ, ई, उ, ऋषि। अब हम इसका मतलब क्या है सबसे कम समय लगता है का मतलब ये है, इन स्वरों को बोलते समय हमको सबसे कम टाइम लगता है। जैसे अब आप बोल के देखिए तब आपको समझ में आएगा, अ, ई, उ, ऋषि। ठीक है, अब देखेंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, इनके उच्चारण में हर स्वरों की उच्चारण से दुगना समय लगता है। मतलब कहने का ये है, जितना समय हम हर स्वर को बोलने में लगाते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऋषि, उससे दुगना समय हमें दीर्घ स्वर में बोलने में लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ। ठीक है, इसको बोलने का अभ्यास करेंगे तो हमें अच्छे से पता लगेगा। अब तीसरा हम देखेंगे प्लुत स्वर। अब इसका मतलब क्या है? इनके उच्चारण में हर्स्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। मतलब ये है कि जितना समय हमें हर्ष स्वर में लगा, उससे दुगना समय हमें दीर्घ स्वर में लगा और उससे भी ज़्यादा तिगुना समय हमें प्लुत स्वर में लगा। अब वो कैसे लगा, चलिए देखते हैं। तिगुना समय लगता है यानी कि 3 मात्राओं का हमें इसमें वक्त लगता है। उसे क्या कहते हैं? हम प्लुत स्वर कहते हैं। वे अक्सर दूर से किसी को बुलाने और पुकारने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब इसमें उदाहरण हम देखेंगे, जैसे सुबह हम मुर्गे की बांग को अगर हम देखें, कुकड़ू कू। अब ये देखेंगे कि इसमें हमने कुकड़ू कू में हमने 2 एस, जैसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट लिखते हैं 2 एस हम लगा देते हैं। ये इसका पहचान होती है प्लुत स्वर की। जहाँ पर आप 2 एस वाले चिन्ह को देखेंगे तो वहाँ पर हमारा कहा जाएगा प्लुत स्वर। इनको बोलने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो जैसे किसी को दूर से सुनो, अब यहाँ पे हम देखेंगे सुनो में अगर हमें बताना है तो सुनो के बाद हम एस का मतलब ये जो चिन्ह है हमारा प्लुत स्वर का, हम इसको लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लुत स्वर में हमें तिगुना समय लगता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा है व्यंजन। अभी हमने देखा था स्वर, हमने समझा था। अब हम इसका दूसरा भाग देखेंगे, व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन बिना हम स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते। जो
जिनमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है बोलने के लिए, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। किंतु स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो एक स्वतंत्र ध्वनि होती है, जबकि व्यंजन में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। अब देखेंगे व्यंजन के भेद। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं व्यंजन के कितने भेद हैं। 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब ये तीनों व्यंजनों का क्या मतलब है, चलिए हम इसको समझते हैं। ठीक है, पहला हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन, जो कि हमारा नाम से ही हमें पता लग रहा है, स्पर्श करना किसी को मतलब छूना। ठीक है, स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु, जो हमारी लंग से आप वायु मतलब हवा जो निकलती है, वो हमारी कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठ का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जैसे ये हमारा मुंह है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मुंह है, और ये हमारी है जीभ है हमारी। ठीक है, अब ये जो हमारे चाहे किसी से भी हमारा स्पर्श करे, चाहे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, चाहे जिस भी तरीके से स्पर्श करे, तो वो हमारी जो वो व्यंजन जो होते हैं, वो जो स्पर्श के द्वारा बोले जाते हैं, वो व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसकी संख्या हमने पढ़ी अभी कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कौन से हैं। क्वर्ग, कवर्ग, क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। अब इनको बोलते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, मतलब कवर्ग मतलब क का वर्ग, क का ग्रुप, चवर्ग मतलब च का ग्रुप समूह, टवर्ग ट वर्ग मतलब उसका समूह, ट वर्ग। अब ये समूह क्या होते हैं, मतलब आप हमें अच्छे से याद है, कभी कभार इसको हम बोलते हैं जैसे क वाली लाइन लिखो। ठीक है, क वाली पंक्ति लिखो, क वाली क का वर्ग लिखो, तो ये सब एक ही हैं। ठीक है, क वाली लाइन, क वाला वर्ग, क का समूह, क का ग्रुप, तो इसमें क ख ग ड़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे कितने स्पर्श व्यंजन हमने देखे, ये 25 हमने स्पर्श व्यंजन हमने देखे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, हमने पढ़ा था दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अभी अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंत यानी मध्य, बीच, और स्थ यानी स्थित होता है। अब इसका मतलब क्या है, उच्चारण में जब जीवा मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ठीक है, हमने पहले स्पर्श व्यंजन में पढ़ा कि जो स्पर्श करती है। अंतस्थ व्यंजन में हम ये पढ़ रहे हैं जब पूरी तरीके से मतलब स्पर्श नहीं करती किसी भी भाग को। ठीक है, तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, ये हमारे होते हैं य, र, ल, व। ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स जो भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें ज़रूर बोलने का अभ्यास करेंगे, उसी के बाद ही आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब तीसरा हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का क्या मतलब होता है। अब ऊष्म हवा, ऊष्म मतलब गरम, जो गरम होती है उसको वो हम बोलते हैं ऊष्म। अब ये क्या है, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्म पैदा करती है। ठीक है, मतलब जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलेगी, गर्म हवा निकलेगी। ठीक है, यानी हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। ये भी हमारे 4 है, श, श, स, ह। ठीक है, अब इनको समझने का बहुत ही आसान तरीका है। इनको बोलते समय जब भी आप बोलेंगे श, श, स, ह, आप अपने हाथ को अपने मुंह के थोड़ा सा नज़दीक लेकर आएंगे और देखेंगे श, श, स, ह। अब आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे आपके जो हाथ है उस पर आपके मुंह से जो हवा टकरा रही है वो गर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे श्वास वायु के आधार पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद। अब यहाँ पर श्वास वायु के आधार पर इसका क्या मतलब है, अभी हम पढ़ेंगे।
श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? 2 भेद यहाँ पर हमारे बताए गए हैं। ठीक है, पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इनका मतलब क्या है। अल्प प्राण, अल्प प्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम टाइम लगता है, कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु मतलब कम हवा निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर होता है। याद रखेंगे, बहुत आसान है इसको। ये जो सबसे आसान तरीका है ये समझने का, अल्प प्राण। ठीक है, और चारों अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व जो हमने पढ़े थे। ठीक है, अब इसको दोबारा हम देखते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम देखें तो जैसे हम क वाली लाइन देखते हैं, क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, यही होता है, हमने देखा है पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, मतलब क, ग, ड़। ठीक है, अब इसमें ये हमारे होते हैं अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन से वर्ग में? क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में। ठीक है, कौन कौन सा है हमारा? पहला, तीसरा और पांचवा जो हमारा वर्ण है वो अल्प प्राण वर्ण हमारा व्यंजन कहलाता है। और इसके अलावा चारों अंतस्थ व्यंजन भी य, र, ल, व ये भी हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हमारा दूसरा था महाप्राण। दूसरा हमने देखा था महाप्राण, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय अधिक वायु बाहर निकलती है। अल्प प्राण में ये था, हमको बोलने में कम समय लगता है और कम वायु निकलती है। महाप्राण में हमारा ये है कि ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा वायु बाहर निकलती है। इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर। ठीक है, इसमें दूसरा और चौथा अक्षर हमारा जो ये है हमारा महाप्राण में आता है। और जो ऊष्म व्यंजन हमने किए थे श, स, ह, ये भी हमारे चारों महाप्राण में आते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे जैसे क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, इसमें हमें देखेंगे दूसरा और चौथा मतलब ख और घ ये महाप्राण में आते हैं। इसके अलावा पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन के भेद। ध्वनि घर्षण मतलब जो ध्वनि हमारी घर्षण मतलब जो जैसे घर्षण जो दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण पैदा होता है, वही है हमारा ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन के भेद। व्यंजन वर्णों को ध्वनि घर्षण के आधार पर 2 भेदों में विभाजित किया गया है। पहला है घोष, दूसरा है अघोष। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे 2 भेदों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? ध्वनि घर्षण के आधार पर। अब चलिए देखते हैं घोष और सघोष हैं क्या। घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वर तंत्रियों में कंपन करती हुई निकलती है, मतलब ये है जो भी व्यंजन अगर हम बोलते हैं वो हमारे कंपन करती हुई बाहर निकलती है। अभी हम देखेंगे वो कौन से हमारे व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या हम देखते हैं तो हमारी यहाँ पे 31 होती है। घोष हमारे जो व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? 31 बताई गई है। इनमें सभी स्वर भी आते हैं। अ से अ तक प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 व्यंजन यानी ग, घ, ड़, झ, ज, ञ, ट, ठ, ण, द, ध, न, प, भ, म और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व तथा ऊष्म व्यंजन का ह आते हैं। ठीक है, अब इसमें आप बोल के देखेंगे ग, घ, घ, जिसमें हमारी आवाज़ में कंपन पैदा होती है बोलते समय। ण, द,
ध। अब इसका बहुत ही एक आसान तरीका है, क आप ग। आप बहुत आराम से इनको अच्छे से बहुत ध्यान से इनका अभ्यास करेंगे। ग, घ, ड़, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न। इसमें क्या हमने देखा, प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 व्यंजन। ठीक है। अब हम अगर देखें क, ख, ग, घ, ड़। अब यहाँ पे घोष में क्या है, अंतिम जो हमारा है, अंतिम 3 व्यंजन कौन कौन से वर्ग में हमारे आते हैं। हमारे प्रत्येक वर्ग में कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग जो हमने किए थे, प्रत्येक वर्ग के 3 हमारे जो लास्ट के होते हैं व्यंजन, वो हमारे घोष में आते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वतंत्र तंत्रियों से कंपन नहीं करती। ठीक है। अब इन अघोष वर्णों को बोलते हुए जो तंत्रियों में कंपन नहीं होता, क, ख, क, क, ख, क। ठीक है। अब इनको अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। प्रत्येक वर्ग के पहले 2 व्यंजन यानी क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और ऊष्म व्यंजन श, 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 स आते हैं। ठीक है। अब इनको हमें देखेंगे। अघोष में हमने देखा प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण आते हैं, और घोष में अंतिम 3 वर्ण आते हैं, और अघोष में पहले 2 वर्ण आते हैं प्रत्येक वर्ग के। ठीक है। घोष में तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, जबकि अघोष में तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता। ठीक है। और इसको अभी हम और आसानी से समझते हैं। हमने पढ़ा है व्यंजन के भेद। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि व्यंजन के कितने भेद हैं, तो हम कितने भेद हम बताएंगे। व्यंजन के हमारे हैं 3 भेद। अगर पूछा जाए श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं, तो हमारे यहाँ पे होते हैं 2, अल्पप्राण और महाप्राण। अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर हमारे 2 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से भेद हैं, घोष और अघोष। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि घोष और अघोष किसके अंतर्गत आते हैं, तो हमारे ये ध्वनि घर्षण के आधार पर आते हैं। इसको हम याद रखेंगे, बहुत आसान है। जैसे कोई भी 2 चीज़ रगड़ खा के एक कंपन पैदा करती है, एक घर्षण से कंपन पैदा होता है, तो यहाँ पर हमारा ध्वनि जो हमारी घर्षण कर रही है, तो यहाँ पर घोष और अघोष 2 हमारे भेद हमारे यहाँ पे बन जाएंगे व्यंजन भेद। ठीक है। अब वैसे ही श्वास वायु के आधार पर हमने यहाँ पर पढ़ा व्यंजन के भेद। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए अल्पप्राण और महाप्राण किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो हमारे आते हैं श्वास वायु के आधार पर। ठीक है। तो ये हमने व्यंजनों का बहुत अच्छे से आज हमने इसको पढ़ा, हमने सीखा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको स्वर और व्यंजन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।